हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? लास्ट टर्म पे हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट ऑफ सोलेनोइड देखा था। उस सोलेनोइड के सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला आया था L इज इक्वल टू म्यू नॉट L स्क्वायर A बाई L। ये फॉर्मूला तब था जब बीच में एयर उस सोलेनोइड जो कि स्प्रिंग शेप की है कि अंदर एयर और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो साइड वाला है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोगों के पास था वो ये पर जब हम लोगों ने इसके अंदर एक रॉड रख दी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, तो उस केस में हम लोगों के पास सेल्फ इंडक्शन आया था LF इज इक्वल टू म्यू R of relative permeability of that ferromagnetic material which is placed। एंड यहाँ पे म्यू नॉट L स्क्वायर A बाई L अपने जगह पे था। तो हम लोगों ने देखा था कि LF इज इक्वल टू म्यू R नॉट L स्क्वायर A बाई L की जगह पे आया था हम लोगों के पास LA। इसका मतलब जब हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख रहे थे तो सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट बढ़ जा रहा था। एक बात का ध्यान देना है कि ये सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है, जबकि कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर रहा है। यहां पे इसके अंदर जो भी फिनोमेना बनता है दैट इज ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच प्रोड्यूसेस चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहां पे सब कुछ एसोसिएटेड है विद दिस मैग्नेटिक फील्ड, और कैपेसिटर के केस में हम लोगों के पास आया था वो सब कुछ एसोसिएटेड था विद द चार्ज, विद द इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी और इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो रही थी। वहां पे एयर होने पर दो प्लेट के बीच की कैपेसिटी आई थी एप्सिलॉन नॉट A बाई G। A अपनी जगह पे एरिया, D की जगह L आ गया, लेंथ की जगह दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस आ गई, और एप्सिलॉन नॉट आ गया म्यू नॉट की जगह। और जब हम लोग इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दे रहे थे कैपेसिटर के अंदर, जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख रहे थे, कंप्लीट फिलिंग कर रहे थे, तो हम लोग के पास आएगा CK इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई G। यहां पे K बेसिकली था क्या? ये है एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन नॉट A बाई G। तो जो रोल कैपेसिटर में एप्सिलॉन R का है, वही रोल सोलेनोइड जिसके अंदर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा है में म्यू R का है। तो काफी कुछ आपस में मिलते जुलती चीजें हैं। यहां पे हम लोग के पास फॉर्मूला आया था हाफ CV स्क्वायर ऑफ एसोसिएटेड एनर्जी। यहां देखते हैं क्या आता है। बेसिकली ये आएगा U इज इक्वल टू 1/2 Li स्क्वायर। ये आएगा, अभी थोड़ी देर बाद इसको प्रूव करते हैं। तो काफी कुछ इन दोनों में एनालॉजी है, पर सबसे बड़ी चीज इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो रही है और इसमें मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो रही है। फिर यहाँ पे एक आता है आइडियल इंडक्टर। आइडियल इंडक्टर में हम लोगों के पास रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉइल शुड बी जीरो, पर ऐसा पॉसिबल नहीं। आइडियल इंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस शुड बी जीरो, R शुड बी इक्वल टू जीरो, बट ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी हम स्प्रिंग शेप का कंडक्टर सोलेनोइड बनाएंगे, इसमें तार होगी और तार में रेजिस्टेंस होगा। हाँ, हम लोग उस रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं, पर जीरो नहीं कर सकते। पर इस बात का ध्यान देना है कि आइडियल इंडक्टर ऐसी सोलेनोइड है जिसमें कि टाइम वैरी करंट पास हो रही है, पर रेजिस्टेंस उसका जीरो है। इसका उल्टा क्या है? नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस। नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस हम लोग को मिलेगा, जिसका यूज हम लोग बहुत जगह करते हैं। मतलब ऐसा रेजिस्टेंस जिसमें कि इंडक्टेंस ना हो, अपोजिंग ईएमएफ ना पैदा हो, पर रेजिस्टेंस काम करे। जैसे अगर हम लोग एक वायर जो कि स्ट्रेट है को फोल्ड कर दें, इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं, स्ट्रेट वायर में करंट की डायरेक्शन इधर है, और अगर हम इसको फोल्ड कर देंगे तो पहले हाफ में करंट की डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी और दूसरे हाफ में करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो एक में अगर अपवर्ड डायरेक्टेड करंट होगी तो दूसरे में डाउनवर्ड डायरेक्टेड करंट होगी। तो एक के कारण की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के कारण की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा तो मैग्नेटिक इंडक्शन वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, तो उसका सेल्फ इंडक्शन खत्म हो जाएगा। मतलब वह
नॉन इंडक्टिव क्वाइल के रूप में आएगी। तो यहाँ पे अगर स्ट्रेट वायर है तो उसके पास रेजिस्टेंस, और अगर वेरिंग करंट है तो उसके पास इंडक्टेंस थोड़ा सा होगा। पर अगर इसको इस ग्रुप में फोल्ड कर देते हैं तो हमको नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस वायर मिलेगी। एक चीज और यहाँ पे बता दें कि रेजिस्टेंस बॉक्स, एक बॉक्स होता है जिसमें ऊपर प्लग लगे रहते हैं और अंदर रेजिस्टेंसेस रहते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स में ऐसे डबल वायर को हम लोग रैप करते हैं और द बैड कंडक्टिंग मटेरियल, मतलब अगर ये हमारे पास बैड कंडक्टिंग मटेरियल है इसको हम लोग इसके ऊपर लपेट देंगे, डबल करके लपेटेंगे, तो एक तरफ की मैग्नेटिक फील्ड, एक तरफ की वायर में प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड दूसरे तरफ की वायर में प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देगी, एक अपवर्ड होगी दूसरी डाउनवर्ड होगी, कैंसिल कर देगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इसमें जीरो मिल जाएगी, नेट इंडक्टेंस इसका जीरो मिल जाएगा। तो यहाँ पे नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है, पर आइडियल इंडक्टर पॉसिबल नहीं मिल रहा है। तो आइडियल इंडक्टर में R जीरो था और नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस में, जिसका यूज हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स में करते हैं, नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस में हम लोग के पास N की वैल्यू क्या होगी, जीरो। ये पॉसिबल है, वो पॉसिबल नहीं, पर हम लोग आइडियल इंडक्टर का केस लेके एसी में बहुत सारा बात करेंगे। हमने एक चीज और कही थी कि एक प्लेन क्वाइल की भी सेल्फ इंडक्शन निकल सकती है। अगर हमारे पास एक प्लेन क्वाइल है, यहां पे सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट ऑफ अ प्लेन क्वाइल निकालते हैं। प्लेन क्वाइल का मतलब है कि ज्वेलरी की शेप की क्वाइल है जिसमें टर्न्स इस तरीके से, हम बहुत दूर बना रहे हैं, इसलिए बहुत नजदीक होंगे, समझाने के लिए दूर बना रहे हैं। इसकी एवरेज रेडियस हम लोग ले रहे हैं स्मॉल r। तो यहां पे अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो इसके अंदर प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी n टाइम्स म्यू नॉट बाई 2 I बाई एवरेज रेडियस r। इसकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी होगी, तो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, फाई की वैल्यू होती है b into a। तो यहां पे है n म्यू नॉट बाई 2 I r एंड b a, ये a अपने जगह। दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कॉइल। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग के पास हो जाएगा n phi and this n phi is equal to what, ni। तो n अपने जगह पे है, phi की वैल्यू है n म्यू नॉट बाई 2 I बाई r into a is equal to what, ni। यहाँ पे I will cancel आउट और यहाँ पे हम लोग को मिल जा रहा है n स्क्वायर म्यू नॉट a बाई 2r is equal to what, n। This is the self induction coefficient of a plane coil like this। ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर अगर जान लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। यहाँ पे एक बात का ध्यान देना है कि r is the average radius, क्योंकि कुछ टर्न्स छोटे रेडियस के होंगे, कुछ टर्न्स बड़े रेडियस के। तो यहाँ पे r हम लोग एवरेज लेके चल रहे हैं और एरिया a पूरे के पूरे कॉइल का एरिया a। तो इसमें बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को कॉम्पिटिशंस में मिल सकते हैं। केवल फॉर्मूला याद करेंगे तो भी ठीक है। n स्क्वायर अपने जगह पे है, म्यू नॉट अपने जगह पे है, a बाई 2 r आ गया। नीचे 2 क्यों आया है, क्योंकि हम लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड के नीचे 2 था। अब हम लोग एनर्जी एसोसिएटेड विद सोलेनोइड निकालेंगे विद इज हैविंग टाइम वेरिंग करंट I। टाइम वेरिंग करंट I के फ्लो करने के कारण उसके अंदर कितनी एनर्जी एसोसिएटेड है, कितनी मैग्नेटिक एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड है, उसको हम लोग निकालेंगे। उसको इरेज करेंगे। मैग्नेटिक एनर्जी stored in solenoid। सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर निकालनी है। यहाँ पे एक सोलेनोइड है ऑफ लेंथ L, इसकी लेंथ है स्मॉल l और क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। इसमें टाइम वेरिंग करंट I पास हो रही है, ये एक सोर्स के साथ अटैच्ड है, सोर्स ऑफ EMF। यहां पे एक इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा इसके सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट L के कारण। ये L लेंथ है और कैपिटल L इज सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट।
इस सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट के कारण एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई dt। अब यहां पे एक छोटा सा चार्ज dq थ्रू आउट द सर्किट, थ्रू आउट द इंडक्टर हम मूव करा रहे हैं, तो स्मॉल वर्क डन हमें dw करना पड़ेगा। वर्क डन टू मूव स्मॉल चार्ज थ्रू दिस इंडक्टर अगेंस्ट दिस ईएमएफ, अगेंस्ट दिस ईएमएफ, और हम लोग वर्क कर रहे हैं, इसलिए माइनस आएगा, तो यहां पे हो जाएगा माइनस ई डी क्यू। अगर हम E की वैल्यू पुट करते हैं तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू मिल जाएगा, माइनस एक बार लिख लेते हैं, माइनस एल डी आई बाई डी टी, और ये है डी क्यू। माइनस माइनस विल कैंसिल आउट, यहां पे हम लोग को मिला है डी डब्ल्यू। दिस इज वर्क डन अगेंस्ट दिस ईएमएफ टू मूव चार्ज डी क्यू फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, इसलिए यहां माइनस एन आया तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो अब हम लोग लिख सकते हैं एल डी आई बाई डी टी, तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं डी आई डी क्यू बाई डी टी, एंड डी क्यू बाई डी टी इज व्हाट, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग के पास यहां पे मिला डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल आई डी आई, डी आई छोटा सा एलिमेंट है, यहां पे ब्रैकेट यूज कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम करंट, तो यहां पे इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं डी डब्ल्यू, यहां पे एल कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, जीरो टू आई नॉट, तो हम लोग के पास है आई डी आई। यहां पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डब्ल्यू मिलेगा, एल अपने जगह पे है, आई डी आई का इंटीग्रेशन करेंगे तो मिल जाएगा आई स्क्वायर बाई 2, और यहां पे लोअर लिमिट है 0 और मैक्सिमम करंट है आई नॉट, तो हम लोग को मिल जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। ये एनर्जी है, कौन सी एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, तो इसको हम लोग कैपिटल U सफिक्स में V के रूप में भी लिख सकते हैं, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। एक इंटरेस्टिंग सी चीज है, कैपेसिटर के केस में आया था हाफ CV स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी थी हाफ mv स्क्वायर, स्प्रिंग के साथ एसोसिएटेड एनर्जी थी हाफ kx स्क्वायर, जहां पे हाफ हर जगह कांस्टेंट है, यहां पे L कांस्टेंट है, कैपेसिटर के केस में C कांस्टेंट था, काइनेटिक एनर्जी के केस में मास m कांस्टेंट था, और स्प्रिंग कांस्टेंट कैपिटल K कांस्टेंट था, और हर जगह पे जो स्क्वायर वाला टर्म है वो वेरिएबल है, यहां पे भी करंट क्या है, वेरिएबल है। तो ये एनर्जी निकली जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक एनर्जी। अब अगर मैग्नेटिक एनर्जी निकल गई है तो हम लोग मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी निकालना पसंद करेंगे एसोसिएटेड विद दिस सोलेनोइड, तो अब हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। आप लोग पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल u एंड इट इज टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो टोटल एनर्जी यहां पे है हाफ एल आई नॉट स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ सोलेनोइड। सोलेनोइड एक स्प्रिंग शेप की चीज है, इस पे लपेटी हुई चीज है, तो यहां पे क्रॉस सेक्शन ले लिया है और उसकी लेंथ l, तो यहां पे वॉल्यूम हम लोग को मिल जाएगा a इनटू स्मॉल l। इस बात का ध्यान देना है, कैपिटल L इज द सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट एंड स्मॉल l इज लेंथ। तो स्मॉल u जिसको एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक बोलेंगे तो सफिक्स में b लिख देंगे। यहां पे हाफ अपने जगह पे है, अब L सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ सोलेनोइड हम पुट करेंगे, वो है म्यू नॉट n स्क्वायर a बाई l, l क्या थी उसकी लेंथ थी, और यहां पे I नॉट स्क्वायर अपने जगह पे है और a और l अपने जगह पे। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल होता है, क्या क्या क्लब होता है। हाफ म्यू नॉट अपने जगह पे है, n स्क्वायर कैंसिल नहीं हो रहा है, a कैंसिल हो जाएगा, I नॉट स्क्वायर अपने जगह पे है और यहां पे हम लोग को मिल रहा है l स्क्वायर। एक और चीज पे ध्यान देना है, n by l नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू व्हाट, n by l इज इक्वल टू स्मॉल l, small n is number of turns per unit length, it is number of turns per unit length। जब पर यूनिट लेंथ के टर्न्स है तो अब हम लोगों को यहाँ पे u b की वैल्यू मिल जाएगी, हाफ अपने जगह पे, यहाँ पे म्यू नॉट स्मॉल n स्क्वायर I नॉट स्क्वायर,
डिनोमिनेटर पोर्शन खत्म हो चुका है। यहाँ पे अब हम लोग के पास मिल रहा है UB इक्वल टू हाफ को अपने जगह पे रहने दे, हाफ को अपने जगह पे रहने दे रहे हैं, म्यू नॉट को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे एक बार ऊपर से भी तो ऊपर हो जाएगा म्यू नॉट स्क्वायर, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा म्यू नॉट n स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर। तो अब हम लोग के पास मिल रहा है हाफ म्यू एन आई इज इक्वल टू व्हाट, बी मैग्नेटिक फील्ड। तो जहां पे हम लोग लिखेंगे बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट, बिकॉज करके लिख देते हैं, बिकॉज बी मैग्नेटिक field of the solenoid is mu naught small n I, ये हम लोग प्रूव करके आ चुके हैं। तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला मिल रहा है UB वो है 1/2 b स्क्वायर बाई म्यू नॉट। एक बात का ध्यान देना है, वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी मिली थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी थी E इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। कहां पे, जब हम लोग कैपेसिटर का केस देख रहे थे तो वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पैरामीटर्स थी, केवल डिपेंड कर रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर, और यहां पे भी केवल और केवल डिपेंड कर रही है वो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी के ऊपर ये डिपेंड कर रही है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं जिसकी जरूरत हम लोगों को पड़ेगी। एक चीज और बता दें, सेल्फ इंडक्शन डी कॉइल में हो रहा है उसको हम इंडक्टर कहते हैं, और उस इंडक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका इस तरीके से, कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये सिंबल अप्लाई कर रहे थे और इंडक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल अप्लाई करेंगे। अब हम लोगों को सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स के फॉर्मूलों को प्रूव करना है, इसको इरेज करते हैं। Now we will see series and parallel combination of inductors. First of all, we will see the series combination. Series combination में अगर हम लोगों के पास दो इंडक्टर्स हैं जिसकी इंडक्टिंग कैपेसिटी है L1 and L2, जो कि कनेक्टेड है विद द सोर्स ऑफ EMF लाइक दिस, दोनों सीरीज में है, EMF के साथ ये कनेक्टेड है। अगर इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 प्रोड्यूस हो रहा है और इसमें E2 प्रोड्यूस हो रहा है, तो करंट सेम होने के कारण पोटेंशियल डिवाइड होगा, अप्लाइड पोटेंशियल E विल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स E1 प्लस E2। इसमें हम लोग नेगेटिव साइन को छोड़ के चल रहे हैं, केवल इसकी हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू हो गया E1 प्लस E2, बट E1 is equal to what? minus L di by dt। फर्स्ट के लिए है तो L1 di by dt मिलेगा। इसी तरीके से सेकंड के लिए हम लोग को मिल जाएगा माइनस L2 di by dt। यहाँ पे जो नेट EMF मिलेगा उसकी वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी L सीरीज LS di by dt। यहाँ पे हम करंट कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। क्यों करंट कांस्टेंट है? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में कहीं पे भी करंट का डिवीजन नहीं हो रहा है, इसलिए करंट कांस्टेंट है। तो यहाँ पे LS di by dt विद माइनस साइन, यहाँ पे भी हम लोग को मिल जाएगा माइनस L1 di by dt प्लस माइनस, तो यहाँ पे हमको फिर माइनस मिलेगा, तो माइनस L2 di by dt। यहाँ पे di by dt तीनों में कॉमन है, कैंसिल हो गया, माइनस भी कॉमन हो गया, कैंसिल हो गया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो भी इंडक्टेंस की वैल्यू है वो आपस में ऐड हो जा रही है, तो यहाँ पे मिल जा रहा है LS is equal to L1 plus N, जो कि इक्विवेलेंट है टू द रेजिस्टेंस। कैपेसिटेंस के केस में सीरीज कॉम्बिनेशन रेसिप्रोकल फॉर्म में ऐड हो रहा है, ये ठीक उसी तरीके से ऐड हो रहा है जैसे कि रेजिस्टेंस से ऐड हो रहा है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम लोगों के पास दो सोलेनॉइड्स हैं जो कि कनेक्टेड है विद द सोर्स ऑफ ईएमएफ E, इस तरीके से ये कनेक्टेड है एक E के साथ। यहाँ पे जो भी करंट आई होगी वह दो पार्ट में डिवाइड होगी, ये I1 हो गई और ये I2 हो गई। अगर इसकी इंडक्टेंस L1 है और इसकी इंडक्टेंस L2 है, तो हम फ्लोइंग करंट I1 और I2 लेके चल रहे हैं। यहाँ पे I इज इक्वल टू है I1 प्लस I2,
दो पार्ट में करंट डिवाइड हो रही है। और एक चीज हम लोग और पढ़ चुके हैं कि E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। यहाँ पे अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन ले लें डी आई बाई डी टी रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा डी आई वन बाई डी टी प्लस डी आई टू बाई डी टी। फिर चूंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो EP पैरेलल कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल विल बी इक्वल टू E1 एंड इट विल बी आल्सो इक्वल टू E2। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला भी जानते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो यहां से हम लोगों को मिल जाएगा माइनस E बाई एल इज इक्वल टू डी आई बाई डी टी। तो जहां पे डी आई बाई डी टी है वहां पे माइनस E मींस पोटेंशियल डिफरेंस बाई L, L1 L2 या L इक्विवेलेंट पैरेलल का हो सकता है। तो अब ये वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे डी आई बाई डी टी की जगह पे हम लोग को मिल जाएगा माइनस E व्हाट पैरेलल डिवाइडेड बाई L P, L मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट। डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू E बाई L है, तो यहाँ पे E बाई L आएगा, E इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन और L इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा माइनस E1 बाई L1 प्लस और यहाँ पे माइनस E2 बाई L2। यहाँ पे ये माइनस तीनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और EP इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू E2 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ मिलेगा क्या 1 अपॉन LP इज इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2। तो यहाँ पे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट इंडक्टर आ रहा है, इंडक्टेंस आ रही है, वह इक्विवेलेंट है टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये ठीक उसी तरीके से हो रहा है जैसे कि रेजिस्टेंसेस का रिजल्ट आया था। यहाँ पे हम लोग एक चीज को इग्नोर करके चल रहे हैं, वो है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन को इग्नोर करने के बाद ये रिजल्ट हम लोग के पास आ रहा है, क्योंकि बहुत आसानी से हो गया। अगर इसमें म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट भी लेके चलेंगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आता है व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें कि एक अपोजिंग ईएमएफ प्रोड्यूस होता है किसी भी कॉइल में। अगर ये सेकेंडरी कॉइल है, इसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जब इसे हम रखेंगे नियर टू द अनदर कॉइल व्हिच इज हैविंग टाइम वैरिंग करंट। अगर इस कॉइल में टाइम वैरिंग करंट है तो इसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अगर इसके नजदीक हम दूसरी कॉइल रखते हैं जिसमें कोई भी सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है, इसमें कोई भी ईएमएफ नहीं है, कोई भी पोटेंशियल नहीं है, जब इसको इसके नजदीक रखेंगे, सेकेंडरी कॉइल को प्राइमरी कॉइल के नजदीक रखेंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सेकेंडरी कॉइल विल आल्सो चेंज। और जब सेकेंडरी कॉइल के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें एक अपोजिंग ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जो कि अपने अंदर के चेंज का अपोज करेगा। कुल मिला के इसके अंदर की मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से पास हो रही है, तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड अपोजिंग ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे कैसे, डिफाइन कैसे करेंगे। इट इज फेनोमेना बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच अपोजिंग ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल which is placed near to another coil which is having time varying current। इसमें टाइम वेरिंग करंट है, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया, जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज सेकेंडरी कॉइल से पास हो रहा है, इसलिए सेकेंडरी कॉइल में एक अपोजिट ईएमएफ पैदा हो रहा है। तो इसके लिए अब हम लोगों को और डिटेल में जाना है। म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में एक कॉइल इस तरीके से हम लोग ले रहे हैं, सोलेनॉइड है, इसके साथ एसोसिएटेड एक बैटरी लगी हुई है जो कि वेरिएबल टाइम वेरिंग करंट दे रही है, और यहाँ पे की लगी इस तरीके से, और इसके नजदीक एक दूसरी कॉइल रखी हुई है जिसमें कि गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जो कि करंट की स्ट्रेंथ को मेजर करता है, केवल क्वालिटेटिव नेचर मेजर करता है, क्वांटिटेटिव नहीं। जब इसको हम लोग स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करने पे के को प्रेस कर रहे हैं तो ये ऑन हो जाएगा। उस केस में इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और जब यह मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पास होगी
सेकेंडरी कॉइल से पास होगी, तब इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। इसमें डिफ्लेक्शन आने का मतलब ये हुआ कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो गया। की को प्रेस करने पर इसमें टाइम वेरिंग करंट पास हुई। इस टाइम वेरिंग करंट के कारण वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड मिली। इस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज मिला विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यह चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है सेकेंडरी कॉइल से। इसीलिए सेकेंडरी कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुई, जिसके कारण गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिला। तो कुल मिला के यहाँ पे अपोजिंग ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है द सेकेंडरी कॉइल, जिसमें प्रोड्यूस होता है उसको सेकेंडरी कॉइल कहते हैं, और जिसके कारण प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग प्राइमरी कॉइल का नाम देते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि को प्रेस करने पर यहाँ पे इसमें करंट फ्लो कर रही है I2, तो इसके साथ का एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास हो जाएगा N1 Phi1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2। मतलब इसमें करंट अगर बढ़ेगी तो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ दिस कॉइल विल आल्सो इंक्रीज। तो यहाँ पे हम लोग के पास मिल जा रहा है N1 Phi1 इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आता है M, जिसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट। ये M है म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ टू कॉइल्स, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन के लिए दो कॉइल का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जा रहा है N1 Phi1 by I2 is equal to N। तो यहाँ पे M हम लोग को मिल गया, इसकी यूनिट है हेनरी, सेम यूनिट है जो कि सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट की थी, पर यहां से हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेशन के लिए अब हम लोगों के पास फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला है, E1 प्रोड्यूस हो रहा है इसमें इक्वल टू माइनस इसके अंदर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है d phi1 by dt, और इसके नंबर ऑफ टर्न्स है हम लोगों के पास N1। तो E1 is equal to minus N1 d phi by dt। यहाँ पे N is independent of time, टाइम के वेरिएशन के कारण नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बदलेंगे, जिसको हम लोग अंदर डाल देते हैं dy dt। यहाँ पे हम लोग के पास मिल जा रहा है N1 Phi1। फिर इसको अगर ठीक ठाक करते हैं तो E1 is equal to minus d by dt अपने जगह पे है, यहां से N1 Phi1 is equal to Mi2, N1 Phi1 is equal to Mi2 एंड म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट है। अब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं E1 is equal to n को बाहर निकाल दिया, माइनस अपने जगह पे है di2 by dt। यहां पे n को डिफाइन करना है तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस E1 by di2 by dt is equal to what n। तो यहां से हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट को डिफाइन करेंगे कैसे? म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू अपोजिंग, नेगेटिव साइन का मतलब अपोजिंग ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द दिस कॉइल, नेबरिंग कॉइल, जिसको हम लोग सेकेंडरी कॉइल के नाम से जानते हैं। पर यहाँ पे सेकेंडरी को 1 लेके चल रहे हैं और प्राइमरी को 2 लेके चल रहे हैं, इस बात को थोड़ा ध्यान देना है। सो म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ टू कॉइल इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, नेबरिंग कॉइल जिसमें करंट नहीं है, व्हेन टाइम वैरिंग करंट passes through the main primary coil is 1 ampere per second। मतलब म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ टू कॉइल इज इक्वल टू अपोजिंग EMF प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल व्हेन टाइम वैरिंग करंट passes through primary coil is 1 ampere per second। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है जो आप लोगों को याद रखनी है। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ टू कॉइल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट इन द कॉइल एंड देयर लेंथ एज वेल एज थिकनेस। इसको हम लोग को बताना पड़ेगा। अब हम लोग निकालेंगे म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड कोएक्सियल सोलेनॉइड, म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट of two solenoid या coaxial solenoid। यहां पे हम लोगों के पास
एक सोलेनॉइड है, इनर सोलेनॉइड, जिसकी रेडियस है, हर लूप की रेडियस है r1, तो इसका एरिया हम लोगों के पास हो जाएगा A इज इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर। हर एक लूप का एरिया है पाई r1 स्क्वायर। इसमें कोई भी करंट पास नहीं हो रही है, इसकी अपनी लेंथ है स्मॉल l। इसके ऊपर एक दूसरी कोएक्सियल वायर, इसके ऊपर दूसरी कोएक्सियल सोलेनॉइड को हम लोग रैप कर रहे हैं इस तरीके से, जिसमें टाइम वेरी करंट पास हो रही है I2। इसमें टाइम वेरी करंट पास हो रही है I2, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा क्योंकि टाइम वेरी करंट है। अगर पहली कॉइल जो कि ब्लैक से रिप्रेजेंट की गई है उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। वह चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स विल पास थ्रू द इनर कॉइल, तो इसके कारण इनर कॉइल में अपने आप एक म्यूचुअल इंडक्शन के कारण एक ईएमएफ और करंट पैदा होगी। यहाँ पे जो ऊपर वाली हम लोग सोलेनॉइड ले रहे हैं उसकी भी लेंथ L है, हम लोग अंदर वाली कॉइल जो कि ब्लू से हम लेके चल रहे हैं इसको हम लोग ले रहे हैं S1, और जो बाहर ब्लैक वाली लेके चल रहे हैं उस कॉइल का नाम दे रहे हैं हम लोग S2। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है हम लोगों के पास N1 और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है N2। तो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस आउटर कॉइल विल पास थ्रू द इनर कॉइल। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू द आउटर कॉइल। वह मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को मिल जाएगी V2। V2 विल बी इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दैट इज N2 एंड फ्लोइंग करंट इज I2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट N2 by L I2। यह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू द आउटर कॉइल दैट इज S2। यह मैग्नेटिक फील्ड पास होगी थ्रू द इनर कॉइल, तो उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद S1, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद S1। अगर इसको हम phi1 मान लेते हैं तो phi1 की वैल्यू हो जाएगी हम लोग के पास BA होती है, तो B हम लोग ये वाली काम कर रही है जो कि है B2, और एरिया इसमें से पास हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर वाली कॉइल से, तो इसका एरिया है A1। हर एक टर्न का एरिया है A1 और नंबर ऑफ टर्न्स है हम लोगों के पास N1। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स व्हिच विल पास थ्रू द कॉइल S1 will be number of turn of S1 and magnetic field of S2 and area of S1। यहाँ पे B2A1 is the magnetic flux associated with the each turn, और number of turns कितने हैं N1, तो total magnetic flux associated with coil S1 will be N1 B2A1। अब एक चीज हम लोगों को और पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग करंट, तो फाई1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2। जैसे जैसे टाइम वेरिंग करंट एसोसिएटेड विद कॉइल S2 चेंज होगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द इनर कॉइल दैट इज S1 विल चेंज। यहां पे हम लोगों को कांस्टेंट मिल जाता है फाई1 is equal to M12। This is mutual induction coefficient of first coil with respect to second coil। अब हम लोग phi1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। जब phi1 की वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये हम लोग के पास N1 B2A1 is equal to M12 जो हम लोग को निकालना है I2। यहाँ पे N1 अपने जगह पे है, B2 की वैल्यू है अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे निकाली है, इसकी वैल्यू है म्यू नॉट N2 by L I2 एंड एरिया ऑफ इनर कॉइल वो है हम लोग के पास पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू M12 I2। अब यहाँ पे I2 दोनों तरफ से कैंसिल हो जा रहा है, I2 कैंसिल हो गया और क्या क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है N1 N2 by L। तो अगर इसको क्लिक करें तो यहाँ पे हम लोग के पास बच रहा है N1 N2 और म्यू नॉट अपने जगह पे है, और इधर हम लोग के पास बच रहा है पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। पाई R1 स्क्वायर है हम लोगों के पास एरिया, तो ये हम लोग को मिला म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट
कॉइल विद रिस्पेक्ट टू करंट इन सेकेंड कॉइल। यहां पे हम लोग प्राइमरी कॉइल को, जिसमें कि करंट फ्लो कर रही है, वो 2 से लेके चल रहे हैं, और जिसमें करंट प्रोड्यूस हो रही है, जो कि बेसिकली सेकेंडरी कहलाती है, उसको हम लोग 1 लेके चल रहे हैं। एक्चुअली इसी तरीके से एनसीईआरटी में दिया है, इसका अगर आप उल्टा भी करके चलेंगे, प्राइमरी को 1 लेके चलते हैं और सेकेंडरी को 2 लेके चलते हैं, तो रिजल्ट यही आएगा। पर अगर एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ 2 सॉलिडॉइड्स निकले जो कि कोएक्सियल होने चाहिए। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर इन दोनों कॉमन एरिया वाले पोर्शन में हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखते हैं, अगर हम एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर इनर कॉइल जिसमें की करंट पैदा करनी है को रैप कर दें, और उसके ऊपर हम लोग रैप कर दें जिसमें करंट फ्लो कर रही है, तो उस केस में अब हम लोगों के पास M12 की वैल्यू में यहां पे आ जाएगा म्यू आर। म्यू आर इज व्हाट? रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल व्हिच इज प्लेस्ड एट द कॉमन एरिया ऑफ 2 कॉइल्स। ये म्यू आर ऑर्डर ऑफ 1000 होता है, बहुत ज्यादा है, इसलिए म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जब यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख रहे हैं तो अब हम लोग को फार्मूला मिल जाएगा म्यू आर म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई L। तो ये फॉर्मूला तब मिला हम लोगों के पास जब एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा है। यहाँ पाई आर स्क्वायर की जगह आप लोग एरिया में लेके चल सकते हैं, तो इस चीज को आप इतना भी लिख सकते हैं म्यू नॉट अपने जगह पे है, N1 नंबर ऑफ टर्न्स इनर कॉइल का है वो अपने जगह पे है, N2 बाई L हम लोग को मिल जाएगा स्मॉल n2 जो कि यहाँ पे मिला था, और पाई आर स्क्वायर की जगह एरिया हम लोग लिख सकते हैं। तो जहां जैसी जरूरत पड़ेगी वैसे मॉडिफाई करके आप लोग आगे काम चला सकते हैं। जहां पे एक चीज और बता दें, उसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को K से रिप्रेजेंट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग K से रिप्रेजेंट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इस बात की जानकारी देता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद प्राइमरी कॉइल जिसमें कि टाइम वैरिंग करंट है कितना पास हो रहा है थ्रू द सेकेंडरी कॉइल जिसमें कि एक इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे 3 अलग अलग केसेस हम लोग को मिलेंगे जब कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग अलग अलग वैल्यू देगा। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग में सेल्फ इंडक्शन ऑफ बोथ द कॉइल्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट और यू कैन से वाइटल रोल। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन दोनों कॉइल्स में ईएमएफ टाइम वेरिंग है, टाइम वेरिंग करंट के कारण, टाइम मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण, तो दोनों में सेल्फ इंडक्शन भी होगा इंडिविजुअली, जिसको अभी हम लोग यहाँ पे अभी नहीं लेके चल रहे थे। दोनों ही कॉइल में टाइम वेरिंग करंट पैदा हो रही है, तो एक सेल्फ इंडक्शन भी पैदा होगा। तो सेल्फ इंडक्शन में यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, उसका कपलिंग कोफिशिएंट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो कपलिंग कोफिशिएंट हम लोगों को मिलता है K इज इक्वल L डिवाइडेड बाय अंडर रूट L1 L2। यहाँ पे L की यूनिट है हेनरी और नीचे हेनरी का स्क्वायर आएगा, बाहर निकालेंगे तो हेनरी हेनरी कैंसिल हो जाएगी। अब हम लोग को देखना है कि कपलिंग कोफिशिएंट कब ज्यादा मिलेगा कब कम मिलेगा। अगर दोनों कॉइल्स इस तरीके से एक दूसरे के साथ क्लब्ड है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास एक करंट फ्लो कराने का सोर्स है, तो उस केस में कपलिंग कोफिशिएंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब प्राइमरी कॉइल का मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स अगर सेकेंडरी से पास हो रहा है तो वह कपलिंग कोफिशिएंट को 1 के बराबर देगा। और अगर इन दोनों कॉइल्स इस केस में मैक्सिमम था, अगर दोनों कॉइल को हम लोग कुछ इस तरीके से रखते हैं, एक कॉइल हम लोगों के पास ये है और दूसरी कॉइल उसके नजदीक हम लोग रखते हैं, ये हो गई हमारे पास प्राइमरी कॉइल, यह है प्राइमरी कॉइल और इसके नजदीक हम लोग एक दूसरी कॉइल रखते हैं जिसमें कि एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से पास होगा, ऐसे जो शुरुआत में एग्जांपल में बताए थे। तो इस केस में हम लोगों के पास कपलिंग कोफिशिएंट K की वैल्यू लेस देन 1 मिलेगी, इससे कम मिलेगी।
थर्ड केस, अगर दो कॉइल्स 90 डिग्री पे रखी हैं, ये प्राइमरी कॉइल है और सेकेंडरी कॉइल इस तरीके से रखी है, सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल के बीच अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ प्राइमरी विल नॉट पास थ्रू द सेकेंडरी कॉइल। इस केस में K की वैल्यू हम लोगों को 0 मिलेगी। तो कपलिंग कोएफिशिएंट जिसका रिलेशन सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट और म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट के साथ है, इससे हम लोग को यह पता चलता है कि दोनों के बीच आपसी म्यूचुअल रिलेशंस कितने अच्छे हैं। यहाँ पे इस लेक्चर में इतना ही है। आने वाले समय में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का प्रोडक्शन जानेंगे कि कैसे प्रोडक्शन होता है, एसी जनरेटर के बारे में स्टडी करेंगे। उसके पहले हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।